सो लेक्चर 1 एडवांस फिनेंशियल मैनेजमेंट AFM। अब से AFM पढ़ने वाले हम लोग, और आज हमारा है लेक्चर 1। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बेसिक का लेक्चर है। AFM सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए ABC चीज़ चाहिए, वैसे AFM पढ़ने के लिए कुछ ABCD आपको पता होना चाहिए। तो उसको लेके 2 लेक्चर है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर एंड दिस इज़ विशाल सिंह। सो या विल स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बात बताएंगे कि AFM और अकाउंट्स दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को तुमको रिलेट करने का ज़रूरत नहीं है अकाउंट्स के साथ। क्यों नहीं है ज़रूरत और क्यों है डिफरेंट? अकाउंट्स होता है किसी ट्रांजैक्शन को अकाउंट करना। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको अकाउंट करने को कहते हैं अकाउंटिंग। लेकिन AFM हमको ये पढ़ाता है कि भाई आप किसी ट्रांजैक्शन को करें या ना करें। जब AFM का काम हो जाता है कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन करना है, और तब जब ट्रांजैक्शन होता है तब हम अकाउंटिंग करते हैं। तो AFM इज वे बिफोर अकाउंटिंग। सो देयर इज अ डिफरेंस, हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके या तो पहला टॉपिक जो पढ़ना हुआ है इनकम स्टेटमेंट को लेके। इनकम स्टेटमेंट तुम P&L मत समझना। अभी बोल रहे हैं अकाउंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम AFM, तो P&L इज नॉट योर इनकम स्टेटमेंट फॉर AFM। ओके, तो हम लोग AFM में भी इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सुनो। इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है? सेल्स माइनस COGS। सेल को करने के लिए जो कॉस्ट लगा है उसको माइनस करो, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारे पास क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं ग्रॉस मार्जिन। ओके, या फिर ग्रॉस इनकम। ठीक है, आ गया तुम्हारे पास सब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इनकम या ग्रॉस मार्जिन। इसमें से अगर तुम ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया बताते हैं। ये जो ग्रॉस मार्जिन था ना, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट, उसको कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जो मेन हमारा ऑपरेशन था सेल का, मेन ऑपरेशन सेल्स का है, तो सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिए तो हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। राइट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। परफेक्ट, दैट इज एग्जैक्टली द प्रोसेस। सेल्स COGS, सेल्स में से COGS गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस गया तो आया क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आया तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। याद रखने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट यू कैन टेक एज ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ग्रॉस मार्जिन को अगर तुम ऑपरेटिंग रेवेन्यू लोगे तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं EBIT। क्या कहते हैं? EBIT। व्हाट इज EBIT? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, तो ये जो अर्निंग अब आया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है, जैसे कि इंटरेस्ट, टैक्सेस, वो सब चीज़ में से माइनस होगा। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक एडवर्टीजमेंट या फिर कोई भी दूसरा चीज़, वो यहाँ पे अभी EBIT से माइनस होगा। नहीं, EBIT से सिर्फ क्या माइनस होगा? I और T। ठीक है, EBIT से इंटरेस्ट गया तो क्या आएगा? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस को क्या कहते हैं हम लोग? टैक्सेबल प्रॉफिट। क्यों कहते हैं उसको टैक्सेबल प्रॉफिट? क्योंकि इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। ये टैक्सेबल प्रॉफिट है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर फिर टैक्स लगता है। तब क्या आता है? तब आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्यों? अर्निंग बिफोर टैक्स दैट इज टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर जब आप टैक्स लगा दी हो तो ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। परफेक्ट। अर्निंग आफ्टर टैक्स को कहते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट मार्जिन। क्या कहते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स को कहते हैं नेट प्रॉफिट या नेट मार्जिन। ठीक है, तो एक कंपनी को नेट प्रॉफिट पे लाने के लिए, नेट प्रॉफिट उसका पता करने के लिए क्या किए? सेल्स था, उसमें से माइनस किए हम लोग COGS। सेल को करने के लिए जो कॉस्ट लगा उसको माइनस किए तो पता चला ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, दैट इज
रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू या ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग माइनस किया क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो तो ईबीटी आ जाएगा, जिसको कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। ईबीटी में से माइनस करो टैक्स को तो आ जाएगा ईएटी, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। परफेक्ट, वेरी गुड। तो एक कंपनी को अगर नेट प्रॉफिट पता करना है फ्रॉम एएफएम पॉइंट ऑफ व्यू, देन इट इज नेट प्रॉफिट का तरीका जो समझाया तुमको, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया कंपनी पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट आया वो किसको मिलेगा भाई, जो कंपनी का मालिक है उसको मिलेगा। तो कंपनी का मालिक कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। एक और होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पहले मिलता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें से माइनस पहले होता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है उसको डिविडेंड माइनस करो, तब हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट प्रॉफिट, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर से जब तुम माइनस करोगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिला है, तब आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, रिटेन्ड अर्निंग, कि अब कंपनी के पास कितना पैसा बच गया, इवन दो वो ओनर्स को पैसा दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया और ये इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी दे दिया, तब भी अगर पैसा बचा हुआ है तो उसको कहते हैं क्या, रिटेन्ड अर्निंग। क्यों, क्योंकि वो जो अर्निंग हुआ था उस कंपनी को वो उसको वो रिटेन कर गया, अब वो रिटेन करके बिजनेस में आगे लगाएगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो अगर फिर से एक फ्लो बताया चार्ट का तो क्या था, सेल्स, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया जिसको कहते हैं ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी दैट इज टैक्सेबल प्रॉफिट, माइनस टैक्स तो आ गया तुम्हारा ईएटी दैट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड तो ईएटीईएसएच, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको ईतेश कहेंगे हम लोग, उसमें से माइनस कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड, तो आ जाएगा तुम्हारे पास रिटेन अर्निंग। परफेक्ट, परफेक्ट। ये बात क्यों बताया भाई, इतना बड़ा फ्लो इनकम स्टेटमेंट क्यों समझाया? इनकम स्टेटमेंट इसलिए समझाएं क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वहाँ पे सीधा तुमको नहीं बोल देगा कि भाई अगर तुमको सेल निकालना, क्वेश्चन में तुमको इंपॉर्टेंट चलेगा कि हाँ सेल निकालना है, तो क्वेश्चन में सीधा सेल्स दिया हुआ नहीं रहेगा, तुमको क्वेश्चन में दिया होगा ये सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट, उससे तुमको सेल्स निकालना होगा। अगर तुमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना होगा तो सीधा हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में ही देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह तुमको क्या दे देगा कि इंटरेस्ट प्लस टैक्स, ये दोनों को ऐड करके समथिंग खर्च करके तुमको निकालना होगा। ओके ओके, तो उस काम में आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट का, ठीक है। ये था इनकम स्टेटमेंट। अब हम लोग बैलेंस शीट बात करेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एएफएम, ठीक है। तो इसको एएफएम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहे हैं, शेड्यूल 3 का बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना, डिवीजन 2 ना शेड्यूल 3 कुछ का बात नहीं हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं सीधा एएफएम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ओके। तो क्या क्या कंपोनेंट होगा, अपने कॉपी में सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, देखेंगे। नॉर्मल पुराना तरीका से जो बैलेंस शीट बनता था हॉरिजॉन्टल, वैसे बनाएंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट, ठीक है। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 कंपोनेंट, क्या, पहला 2 कंपोनेंट ओनर को लेके है, दूसरा 2 कंपोनेंट बाहर वालों को लेके है। पहला कंपोनेंट क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग एंड सरप्लस दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस, डेट दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोविजंस, बाहर का चीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रोविजन नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ओके, डेट। और चौथा करेंट लायबिलिटी जो बाहर का है, डेट और करंट लायबिलिटी बाहर का, ये दोनों अपना इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सर एक बात बोले कि भाई एएफएम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, एक बात याद रखना है कि एएफएम में प्रेफरेंस का बहुत ही कम बात है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वो सब का एकदम है ही नहीं लगभग, ठीक है। तो जहां भी शेयर कैपिटल का बात हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल का बात हो रहा है, इसलिए सिर्फ 4 कंपोनेंट, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग दैट इज घर का बात, प्रेफरेंस का कोई दिमाग नहीं लगा, फिर डेट और करंट लायबिलिटी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट, ठीक, इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट का। अब एसेट की तरफ देखते हैं, तो एसेट की तरफ तुमको क्या दिखेगा, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट और एक आएगा तुम्हारा प्री एलिमिनरी एक्सपेंस। भाई एसेट में फिक्स्ड एसेट समझ में आता है, करेंट एसेट समझ में आता है, प्री एलिमिनरी एक्सपेंस कैसे आ गया एसेट में, ये तो एक्सपेंस है।
बताते हैं। प्री एलिमिनेट एक्सपेंस होता क्या है एक्चुअली? प्री एलिमिनेट एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस विच इज इनकर्ड अपॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बट बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। दैट इज कि कंपनी जब तक नहीं बना है उसमें जितना खर्चा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं प्री एलिमिनरी एक्सपेंस। तो जनरली कंपनी क्या करती है कि जो भी प्री एलिमिनरी एक्सपेंस वो लोग इनकर किया होता है उसको बैलेंस शीट में एसेट की तरह दिखाती है और साल दर साल उसको P&L में अमोर्टाइज कर देती है। ठीक है, तो जब तक अमोर्टाइज नहीं हुआ है उसको वो एसेट दिखा रही होती है। परफेक्ट। तो हमारे बैलेंस शीट में क्या क्या हुआ? इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 कंपोनेंट, एसेट में 3 कंपोनेंट। ये अपना, ये बाहर का, और ये तो अपना है ही। इक्विटी, रिटेन अर्निंग, डेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, और तुम्हारा आ गया प्री एलिमिनरी एक्सपेंस। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, देखो भाई आगे सर बहुत सारा रेशियो बताए हैं और बहुत कुछ बताए हुए हैं। हम तुमको इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे एंड अदरवाइज यू कैन अदरवाइज नहीं, इंपॉर्टेंट रेशियो बताने के बाद यू कैन चेक द कॉपी फॉर ऑल द रिमेनिंग रेशियोज। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से हम वीडियो बनाएं। हम इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं, ये नहीं कि दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब जो रेशियो अभी हम बात करने वाले हैं वो बाद में भूल सकते हैं, बहुत आराम से भूल सकते हैं। इसीलिए उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट ओके। तो पहला है नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? क्या समझते हो नेटवर्थ की तरह? व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्थ? कुछ भी समझते हो अभी तक। अब तुमको क्या समझना है? व्हाट इज नेटवर्थ? नेटवर्थ का मतलब होता है कि शेयर होल्डर का फंड कितना है। किसका? शेयर होल्डर का फंड कितना है, दैट इज नेटवर्थ। बस, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो भी शेयर होल्डर का फंड है ना उसको कहते हैं नेटवर्थ। ठीक है सर, मान लिए। तो शेयर होल्डर कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर? अरे अभी तुमको बताए थे कि AFM में प्रेफरेंस का कोई बात ही नहीं है, सिर्फ इक्विटी का बात है। ठीक है, तो नेटवर्थ इज इक्वल टू व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकालें? अरे बहुत आसान है, बैलेंस शीट में जाओ, लायबिलिटी, इक्विटी लायबिलिटी में देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगा तुमको, तो वो उठा लेना, तो नेटवर्थ हो गया। भाई हम बोले इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोले थे, हम बोलते शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल और जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो दोनों ऐड होगा तब आके बनता है शेयर होल्डर फंड। ये रिजर्व एंड सरप्लस क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि ये जो रिजर्व एंड सरप्लस वो भी तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही है। ये तो रिटेन कर लिया था कंपनी और इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दिया था, लेकिन एक्चुअल में है किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का ही है। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। और शेयर होल्डर फंड क्या है? नेटवर्थ। तो देयरफॉर नेटवर्थ इज इक्वल टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, बन गया नेटवर्थ। ओके। तो ये एक फॉर्मूला था नेटवर्थ निकालने का। नेटवर्थ निकालने का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? याद करो, बैलेंस शीट जब बनाए थे तो इधर 4 कंपोनेंट था, इधर 3 कंपोनेंट था। अभी हम क्या बोले कि ये दोनों को मिला दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा क्या? नेटवर्थ, राइट? तो ये दोनों को ऐड करोगे तब नेटवर्थ। लेकिन अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे नेटवर्थ? भाई कैसे निकालेगा? अभी तुम बोले दोनों को ऐड करेंगे तभी नेटवर्थ निकलेगा। नहीं, एक और तरीका है क्या? अगर ये नहीं दिया हुआ है तो तुमको ये दिया होगा, इधर का 3 एसेट और इधर का 2 लायबिलिटी। तो इसको, ये तीनों का जब ऐड करोगे तो एक फिगर आएगा, टोटल माइनस 2 कर दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। इधर का इक्वल होगा, तो इधर का इक्वल अमाउंट ले लो और इसमें से माइनस कर दो, तो एक्चुअल ये जो फिगर है बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर नेटवर्थ हो जाएगा। इजी, वेरी इजी। दूसरा चीज क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मनी रेज्ड फॉर द बिजनेस। तुम्हारे दिमाग में अभी मत लगाना कि भाई पैसा तो हम अभी 1 लाख रुपए रेज करें और 6 महीने के बाद हम उसको एम्प्लॉय करेंगे काम के लिए। तो हम कैसे चेक करेंगे कि भाई कितना पैसा एम्प्लॉय हुआ है, कितना नहीं हुआ है? इसे दिमाग नहीं लगाना है, तुमको सिर्फ देखना है कि कितना पैसा रेज हुआ है। मनी रेज्ड फॉर द बिजनेस इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बस, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है भाई, मान लिए। तो मनी रेज कैसे निकालें? बहुत आराम से। मनी 2 तरीका से रेज किया जाता है, या तो खुद से अपने आप से पैसा ले आओ या फिर बाहर वालों से बोरो कर लो। तो अपना जो पैसा लाया जाता है उसको कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, और बाहर से जो पैसा आया उसको कहते हैं डेट। इजी, वेरी इजी। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग ये अपना पैसा है, और डेट ये बाहर का पैसा है। यही 3 तरीका से तो मार्केट से रेज किया जाता है पैसा। तो ये जो अमाउंट होगा इसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ? द टोटल मनी रेज्ड।
तो टोटल मनी रेज कैसे निकालेंगे, जो अपना पैसा लगाए हुए हैं और जो मार्केट से लिए हुए हैं, तो उसको ऐड कर दो। तुम बोलेगा भाई बैलेंस शीट में तो चौथा भी था इधर इक्विटी लायबिलिटी में, इसको क्यों नहीं कर रहा है, ये करंट लायबिलिटी था। करंट लायबिलिटी पैसा रेज नहीं कर रहे हो तुम, दैट इज वर्किंग कैपिटल समथिंग समथिंग, दैट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस, दैट इज नॉट रेजिंग ऑफ मनी। सो रेजिंग ऑफ मनी इक्वल्स टू इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग और डेट, तो आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ओके, इससे एक और वो बनता है, क्या उसको कहते हैं, फॉर्मूला बनता है किस चीज़ का, कि भाई हम लोग क्या किए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस नेटवर्थ प्लस डेट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस डेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों को तो हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्थ कहते हैं। तो नेटवर्थ प्लस डेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इजी, याद करने आएगा। ओके, आगे 3-4 ऐसा रेशियो है जो प्रॉफिट रिलेटेड रेशियो है। ठीक है, तो अगर जहां पे भी तुमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो, जीपी रेशियो निकालो, सीओजीएस रेशियो निकालो, तो जो भी प्रॉफिट से रिलेटेड है, जैसे कि जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो भी प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियो है, तो दिमाग में आना चाहिए कि इसमें सेल्स के साथ कनेक्शन होगा, प्रॉफिट का कनेक्शन सेल्स के साथ बैठाना होगा तुमको। ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो जीपी का रेशियो अगर निकालते हैं तो जीपी रेशियो कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स। सीओजीएस का रेशियो कैसे निकलता है, सीओजीएस अपॉन सेल्स। समझे, एकदम ठीक है। जब भी प्रॉफिट रिलेटेड रेशियो आएगा तो सेल्स के साथ उसको काम करना। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। एक इसमें इंपॉर्टेंट रेशियो क्या है, 2 चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो है। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो है। दोनों तो सेम लग रहा है, नहीं सेम नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है, एक तो प्रॉफिट है तो मतलब सेल्स के साथ कनेक्शन है, और बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए था, ईबीआईटी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। परफेक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ईबीआईटी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ईबीआईटी जरूर आएगा, और जैसे प्रॉफिट है तो सेल्स भी आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईबीआईटी अपॉन सेल्स, बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इससे पता चलता है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है आउट ऑफ टोटल सेल्स। ओके ओके, जहां पे भी तुम्हारा प्रॉफिट रिलेटेड बात होगा वहां पे सेल्स तुम्हारा क्या होगा, डिनोमिनेटर में। कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक और जहाँ पे अति बनाते हैं, प्रॉफिट रिलेटेड रेशियो, न्यूमरेटर का कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में होगा सेल्स। ठीक, डन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ में आ गया भाई कि ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या किया तुम, ईबीआईटी अपन सेल्स कर दिए। लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, इसमें तो प्रॉफिट का कुछ बात है नहीं, तो सेल्स के साथ कुछ कनेक्शन हुआ नहीं, तब ये कैसे होगा फिर, ये क्या निकालोगे फिर तुम उसमें। इसलिए सीखना है तुमको, याद रखना है, सीखना नहीं है, कि ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो है प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है। तो प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है तो सेल्स नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। हाँ भाई, सेल्स नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन नहीं, सेल्स डिनोमिनेटर में आएगा। ये तुमको याद रखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सेल्स आ रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो में भी सेल्स आएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में चला गया सेल्स। लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो है मतलब क्या, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि एक्सपेंस इनकर टू अर्न ईबीआईटी। तुम कितना एक्सपेंस इनकर करते हो कि तुम ईबीआईटी अपने पास ला सको। व्हाट इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तुमको कितना एक्सपेंस, तुमको कितना खर्च करना पड़ता है कि तुम कुछ अर्न कर पाओ, जो ईबीआईटी है वो। तो ये कैसे निकाले भाई, बहुत इजी है मेरे भाई। पहले डिवाइडेड बाई सेल्स कर दो, क्योंकि तुमको ये चेक करना है कि ये सेल करने के लिए तुमको कितना खर्च करना पड़ रहा है तुमको। सॉरी, हम फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, आई एम कमिंग अगेन। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हम क्या बोले कि तुमको कितना खर्च करना पड़ता है कि तुम पता कर पाओ कि तुमको कितना खर्च करना पड़ रहा है कि तुम ईबीआईटी के पास पहुंच पाएगा। ठीक है, तो उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाई सेल्स। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाई सेल्स। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हम कंफ्यूज हो रहे थे, फिर से स्टार्ट करते। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में तुम्हारा क्या आ रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था तो ईबीआईटी था, और प्रॉफिट था इसलिए सेल्स आ रहा था। यहाँ बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो का।
यहाँ पे प्रॉफिट नाम नहीं है लेकिन तभी डिनोमिनेटर में सेल्स आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो है क्या? ऑपरेटिंग रेशियो बताता है कि भाई आपको इतना सेल करने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऑपरेशनल खर्च, नॉन ऑपरेशनल खर्च नहीं, इसमें इंटरेस्ट टैक्स का बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऑपरेशनल खर्च बोलेंगे। ऑपरेशनल खर्च कौन कौन सा है? सेल्स में से COGS माइनस किए तो ये ऑपरेशनल खर्च है। फिर GP में से तुम माइनस करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और COGS तुम्हारा ऑपरेशनल खर्चा है। तो ऑपरेशनल खर्चा डिवाइडेड बाय सेल्स करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, जब भी डेट इक्विटी का बात नहीं कर रहे, डेट इक्विटी रेशियो दैट इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी का बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं डेट रेशियो और इक्विटी रेशियो। एक होता है डेट रेशियो और दूसरा होता है इक्विटी रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हाउ मच डेट यू आर यूजिंग आउट ऑफ द टोटल मनी रेज्ड। 100 रुपया अगर तुम्हारे पास रेज की हो तो उसमें से डेट कितना है? रेज करने का दो तरीका, डेट और अपना फंड। तो इस 100 रुपया का जो टोटल रेज है इसमें से डेट कितना है? तो 60 रुपया डेट है। तो वही तुमको पता करने का तरीका है कि डेट रेशियो से निकाल दो कि डेट कितना है तुम्हारा। डेट रेशियो मीन्स द टोटल डेट आउट ऑफ टोटल मनी रेज्ड, दैट इज डेट रेशियो। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि डेट रेशियो का मतलब होता है डेट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल मनी रेज्ड। वही तो बोल रहे थे डेट रेशियो मतलब डेट का परसेंटेज आउट ऑफ टोटल मनी रेज्ड। तो डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी कर सकते हो। तो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड करने का फॉर्मूला डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, बन गया तुम्हारा। परफेक्ट ना? परफेक्ट, ओके ब्रो, आ गया हमको समझ में। और यहाँ जो इक्विटी का बात हो रहा है वो क्या है तुम्हारा? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है तुम्हारा कितना पैसा तुम खर्च किए हो। तो डेट और इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आगे शायद कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन अभी तक यही है, ठीक है। और वैसे इक्विटी रेशियो है, इक्विटी रेशियो बताता है कि अपना पैसा कितना है टोटल आउट ऑफ टोटल मनी रेज्ड, ठीक है। डन डन। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टर्नओवर रेशियो। जैसे ही हम लोग देखे थे और प्रॉफिट जहां आता है तो हम लोग सेल्स के साथ कनेक्ट करते थे। जहां भी अब टर्नओवर का बात होगा तो फिर से सेल्स का बात होगा, लेकिन एक डिफरेंस है। जहां पे प्रॉफिट बोलता था तो वहां पे सेल्स आ जाता था तुम्हारा डिनोमिनेटर में, लेकिन जहां पे टर्नओवर का बात होगा वहां पे सेल्स आ जाएगा तुम्हारा न्यूमरेटर में। ओके, दिमाग में याद रखना, टर्नओवर तो सेल्स न्यूमरेटर, प्रॉफिट तो सेल्स डिनोमिनेटर, ठीक है। PQRST, P पहले आता है तुम्हारा T से, प्रॉफिट जो P है, प्रॉफिट का P वो पहले आता है टर्नओवर के T से। तो अपने दिमाग में एक तरीके से याद करने का तरीका कर सकते हो कि वो रिवर्स, कि P पहले आता है इसलिए सेल्स डिनोमिनेटर में जाएगा और T बाद में आता है इसलिए सेल्स न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। ओके, तो टर्नओवर रेशियो हर वक्त टर्नओवर रेशियो में क्या होगा कि सेल्स तुम्हारा जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, परफेक्ट। टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? हाउ मच सेल कुड बी डन ड्यू टू द डिनोमिनेटर। हाउ मच सेल कैन बी डन ड्यू टू द डिनोमिनेटर। टर्नओवर रेशियो में तो सीधा है कि सेल न्यूमरेटर होगा, तो हाउ मच न्यूमरेटर दैट इज हाउ मच सेल कैन बी डन ड्यू टू द डिनोमिनेटर। क्या बोल रहे हो भाई? बताते हैं एक एग्जाम्पल। एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? एसेट टर्नओवर रेशियो बताता है कि आप कितना सेल कर पा रहे हो ड्यू टू द एसेट एम्प्लॉयड। जो भी एसेट तुम मार्केट बिजनेस में लगा रखे हो उसके वजह से कितना सेल कर पा रहे हो। पता चला अगर 150 रुपया का सेल हुआ है ड्यू टू 100 रुपया का मशीन, दैट मीन्स 1.5 इज योर एसेट टर्नओवर रेशियो। तो हाउ मच सेल यू कैन डू ड्यू टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में तुम्हारा डिनोमिनेटर में एसेट आ सकता है, इन्वेंट्री आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, बहुत सा टर्नओवर रेशियो आएगा। परफेक्ट ना? तो टर्नओवर रेशियो आया तो दिमाग में क्या आना चाहिए तुम्हारा? सेल्स, लेकिन टर्नओवर टी बाद में आ रहा है तो सेल्स न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक। परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन जहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बात आएगा तो वहां पे न्यूमरेटर में सेल्स मत लिखना, भले ही टर्नओवर है लेकिन वहां सेल्स मत लिखना। अबे भाई क्यों ये बात बोला था फिर?
बताते हैं भाई। न्यूमरेटर में सेल्स मत लिखना, लेकिन COGS लिखना, क्योंकि तुम किससे बात कर रहे हो, इन्वेंट्री टर्नओवर का बात कर रहे हो। अभी सेल हुआ, सेल का नहीं हो रहा है कि तुमको तो अपना ही देखना है ना, एक्चुअल कॉस्ट। इन्वेंट्री टर्नओवर अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट देखना होता है, तो वहाँ COGS का बात करते हैं, सेल अमाउंट का बात नहीं करते हैं। तो वहाँ होगा COGS डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हम बोल रहे हैं सही भी बोल रहे हैं कि नहीं। यस, एकदम हम सही बोल रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। वैसे ही होता है डेटा टर्नओवर रेशियो। तो एक डेटा टर्नओवर रेशियो में क्या होता है कि टर्नओवर है तो फिर सेल्स जाएगा न्यूमरेटर में, और जस्ट अ मिनट या सो हम लोग बात कर रहे थे डेटा टर्नओवर रेशियो का। तो टर्नओवर है, तो टर्नओवर क्या है हमारा, टर्नओवर से तुम्हारा सेल्स आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होगा कि सेल्स तुम नहीं लिखोगे। अरे भाई, तो फिर टर्नओवर के लिए सेल्स क्यों बोला था, उसका रीज़न, टर्नओवर के लिए सेल्स ही आएगा, लेकिन तुमको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में क्या डाल रहे हो। अगर तुम डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो तो वहाँ पे तुमको क्या निकालना है, क्रेडिट सेल। डेटर तभी बनता है जब क्रेडिट सेल होता है, परफेक्ट ना। तो वहाँ पे तुम सेल्स मत लिखना, वहाँ क्रेडिट सेल लिखना। वहीं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा तो COGS लिखना, जो से रेलेवेंट है। टर्नओवर मतलब सेल से ही बात होगा, और न्यूमरेटर का, ठीक है। हुआ ना, इन्वेंट्री टर्नओवर में भी न्यूमरेटर में गया और डेटा टर्नओवर में भी न्यूमरेटर में गया। लॉजिक, वेरी गुड, ओके। आगे बात करते हैं कवरेज रेशियो का। व्हाट इज कवरेज रेशियो? एलिमेंट टू बी कवर्ड इन डिनोमिनेटर, दैट इज हाउ मच टाइम्स न्यूमरेटर कैन बी डन यूजिंग डिनोमिनेटर। क्या बोल रहे हो ब्रो? कवरेज रेशियो का डेफिनेशन, कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि तुम न्यूमरेटर को कितना बार कंप्लीट कर सकते हो यूजिंग डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है कि तुम इंटरेस्ट को पे आउट कर दो। क्या बोले? तुम्हारे पास कितना पैसा है कि तुम अपना इंटरेस्ट को कवर कर सकते हो, तुम अपना इंटरेस्ट को कितना बार कवर कर सकते हो, दैट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो कैसे पता करें भाई कितना बार कर सकते हैं? बहुत ईजी है। जो तुम्हारे पास इंटरेस्ट है, जैसे कि मान लो 10 रुपये का इंटरेस्ट है और तुम्हारे पास पैसा है, अर्निंग है तुम्हारे पास 50 रुपये का, तो तुम उस इंटरेस्ट को कितना बार कर पाओगे? 5 बार, क्योंकि हमारे पास 50 रुपये है, हम 5 बार इंटरेस्ट दे सकते हैं, राइट ना? परफेक्ट। तो उसी को कहते हैं कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि आप कोई भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कितना बड़ा पूरा कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला को नहीं बताते। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होगा EBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। तभी तुम निकाल पाओगे ना, कि जैसे कि 50 डिवाइडेड बाई 10, तब तुम कर पाए कि 5 बार हम लोग कर सकते हैं। ट्रू। तो वैसे ये याद करने से ही होगा, आई डोंट नो रटने से कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। एक रेशियो आता है जिसको कहते हैं इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड रेशियो, इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो तुमको इसमें क्या कवर करना है? इंटरेस्ट भी कवर करना है और फिक्स्ड डिविडेंड भी कवर करना है। इंटरेस्ट समझ में आता है। फिक्स्ड डिविडेंड क्या होता है? फिक्स्ड डिविडेंड होता है प्रेफरेंस का डिविडेंड, वो तो क्यूमुलेटिव होगा, तो फिक्स्ड होगा। तो उसका जब कवरेज रेशियो निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है भाई। इंटरेस्ट तो तुमको कवर करना ही है, उसको ले लो, प्लस तुमको फिक्स डिविडेंड भी कवर करना है तो उसको भी ले लो। इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड को डिनोमिनेटर में ले लो, जैसे उस टाइम इंटरेस्ट को लिए थे। और किस में से कवर करना है हमको? तुमको किस में से कवर करोगे? आराम से कवर कर लेंगे हम लोग। इंटरेस्ट किससे पैसा जाता है? इंटरेस्ट जाता है तुम्हारा EBIT से, और फिक्स डिविडेंड किससे जाता है? EAT से। परफेक्ट। तो भाई EAT से तुम्हारा डिविडेंड जा रहा है, सच बात है, लेकिन जो डिविडेंड है वो EBIT से होता आया है, तो सीधा EBIT क्यों नहीं लेते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें बीच में टैक्स भी है। तो तुमको क्या करना होगा? तुमको ऊपर लेना होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, दैट इज EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्लस तुम्हारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है। तो EAT प्लस इंटरेस्ट कर दोगे डिवाइडेड बाई जो भी तुमको कवर करना है, दैट इज फिक्स डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। परफेक्ट ना? क्यों आंसर आ जाएगा तुमको समझ में आ रहा है? लॉजिक ये है, तुमको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है उसका अमाउंट चेक करना है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है कि तुम इसको कवर कर पाओ, कितना बार कवर कर सकते हो। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में EBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट अगर 10 रुपये है तो
हम अपना 50 रुपये से कितना कवर कर सकते हैं, तो 50/10। वैसे ही यहाँ पे हमको कवर क्या करवाना है, उसको डिनोमीटर में लिख दो, और कवर किससे करना है उसको न्यूमरेटर में लिख दो। तो कवर किससे करना था हमको, हम EBIT से कर सकते थे, लेकिन उसमें बीच में टैक्स आ रहा है, तो हम क्या किए, पहले हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लिए, उससे हमारा फिक्स डिविडेंड कवर हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट के लिए क्या करें, तो कुछ नहीं, जितना इंटरेस्ट है ना उसको PAT में ऐड कर दो, तो श्योर हो गया कि इंटरेस्ट तो कवर हो ही जाएगा, और ये जो तुम्हारा आती है फिक्स डिविडेंड वो तो EAT से कवर हो ही रहा था, आंसर आ जाएगा। परफेक्ट। अब आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये क्या होता है भाई, कैपिटल गियरिंग रेशियो? कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब होता है, इस रेशियो से कंपनी यूज चेक करता है कि हमारा फिनेंशियल रिस्क कितना है। फिनेंशियल रिस्क क्या होता है भाई, फिनेंशियल रिस्क ये होता है कि भाई हम क्या हमारे पास इतना पैसा है कि जिससे हम पैसा लिए हैं उसको हम रिटर्न कर पाए, जितना हम लोन उठाए हैं क्या हम उसको रिटर्न कर पाएंगे। ये तो हमारा फिनेंशियल रिस्क है भाई, कि क्या उसको हम पैसा दे पाएंगे, अगर नहीं दे पाएंगे तो हमारा कंपनी तो ख़त्म हो जाएगा। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो एक फिनेंशियल रिस्क पता करके बताता है कि भाई क्या जो हमने लोन उठाया क्या उसको हम पैसा दे सकते हैं, और अगर पैसा दे सकते हैं तो कितना पैसा दे सकते हैं, कितना परसेंटेज अपने टोटल इनकम का हम उसको दे सकते हैं, या फिर कितना बार उस पैसा को हम दे सकते हैं। परफेक्ट। उसको अगर तीन लैंग्वेज में अगर 3 तरीके से बोलें तो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट डिवाइडेड बाई इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब बाहर का पैसा डिवाइडेड बाई अपना पैसा। दैट इज बाहर का पैसा क्या होता है, बाहर का पैसा हमारे पास क्या क्या है, डेट है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और अंदर का पैसा क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग है। तो तुम पता कर पाओगे कि बाहर का पैसा कितना परसेंटेज है अंदर के पैसा से, वही है तुम्हारा कैपिटल गियरिंग रेशियो, जो तुमको पता कि कितना गियर है, कितना गियर तुम लगा सकते हो, अभी तुम्हारे पास कितना है वैल्यू। कैपिटल गियरिंग से हम समझ नहीं आ रहा क्या हम लॉजिक से उसको याद रख सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब होता है फिनेंशियल रिस्क, कि कौन से गियर पे तुम चला सकते हो। अगर जैसे कि तुम्हारे पास ज़्यादा बर्डन है, ज़्यादा लोन है तुम्हारे पास, तो गियर को तुमको 1 या 2 पे रखना होगा। ओके, तुम्हारे पास ज़्यादा बर्डन नहीं है, तुम्हारा गाड़ी पे लोड नहीं है, तो तुम 5 पे भगा सकते हो। ज़्यादा लोड होता है तो तुमको गाड़ी में ज़्यादा इंजन पे दम लगाएगा, तो 1 या 2 पे गाड़ी चलेगा। परफेक्ट ना, परफेक्ट। उस तरीके से तुम याद रख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिए थे कि डेट 100 रुपया है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपया है, इक्विटी शेयर कैपिटल 150 है और रिजर्व एंड सरप्लस 60 रुपया है। तो बाहर का पैसा कितना है, 100 और 110, और अंदर का पैसा कितना है, 150 और 60। तो हमारे पास टोटल 210 रुपया है इंटरनल, और बाहर का पैसा है 110। तो अगर 110 वो लोग मांगने भी आ जाएगा तो हम अपना पूरा पैसा से उसको दे सकते हैं, और तभी सिर्फ 50% देना होगा, 110 अपन 220। परफेक्ट ना, परफेक्ट। ओके, आगे बात करते हैं। कुछ ऐसा बात है जो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जब भी अगर कोई रेशियो निकालना है पर शेयर, जैसे डिविडेंड पर शेयर, इक्विटी पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, कुछ भी तुमको निकालना है, जब भी पर शेयर का बात है तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ इक्विटी शेयर आना चाहिए और कुछ नहीं। AFM में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर नहीं, ठीक। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ। बुक वैल्यू रेशियो एक आता है, तो वहाँ बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ, ठीक। एक होता है DPS, दैट इज डिविडेंड पर शेयर। तो पर शेयर मतलब इक्विटी शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर का मतलब टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो तुम्हारा आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या बताता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो ये बताता है कि भाई आप अपने अर्निंग का कितना पैसा डिविडेंड में दे रहे हो। तो कैसे निकालते हैं, डिविडेंड पेएबल डिवाइडेड बाय अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सारा चीज़ इक्विटी शेयर होल्डर को लेकर निकलेगा, तो डिविडेंड अवेलेबल डिवाइडेड बाय ईटीएस कर दोगे तो तुम्हारे पास डिविडेंड पे आउट आ जाएगा। तो DPS और DPS दोनों DPS है, लेकिन एक है डिविडेंड पर शेयर जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जाएगा डिवाइड होगा, डिविडेंड पे आउट जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा ईटीएस से, लेकिन दोनों में न्यूमरेटर क्या होगा, डिविडेंड पेएबल। ओके ओके। एक और बात याद रखो कि जब भी जैसे कि अभी बोले पर शेयर तो दिमाग में इक्विटी शेयर आना चाहिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वैसे अगर यहाँ पे पे आउट आ रहा है, कोई भी पे आउट आएगा तुम्हारे दिमाग में अर्निंग आना चाहिए, ठीक है, कि अर्निंग से डिवाइड करेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में तुम्हारा बोल रहा है ईल्ड का कुछ, जैसे कि डिविडेंड ईल्ड रेशियो, डिविडेंड ईल्ड रेशियो का मतलब क्या होता है कि डिविडेंड से कितना ईल्ड आ रहा है कोई भी इन्वेस्टर को, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड से कितना यील्ड है, कितना प्रॉफिट, कितना रिसीवेबल है कोई भी इन्वेस्टर को, मतलब
कि जितना वो इन्वेस्ट किया है उसमें से कितना उसको डिविडेंड मिल रहा है। तो इन्वेस्ट कितना करता है वो, शेयर का दाम क्या होता है, वो तो मार्केट प्राइस होता है, वो तो बुक वैल्यू नहीं होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा डिविडेंड यील्ड का, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। बस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग मार्केट प्राइस पर शेयर करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने पर हमको कितना डिविडेंड मिल रहा है। परफेक्ट। यील्ड से हर वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, यील्ड से तुम्हारे दिमाग में हर वक्त मार्केट प्राइस पर शेयर आना चाहिए। ठीक है, यील्ड से मार्केट प्राइस पर शेयर आना चाहिए, पे आउट से अर्निंग दिमाग में आना चाहिए, और तुम्हारा पर शेयर से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आना चाहिए। ठीक है। एक रेशियो होता है, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो भी हम कैपिटल एम्प्लॉय किए उसमें से कितना रिटर्न आ रहा है वो चेक करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं भाई, जो भी पैसा मार्केट में लगा हुआ है, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग और डेट, तीनों को ऐड कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कैपिटल एम्प्लॉय करने से हमको कितना पैसा आ रहा है, तो पैसा तो भाई सेल्स का अमाउंट आ रहा है। एक्चुअल में हमारा कितना पैसा आ रहा है, हमको आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज EBIT। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। बस, और EBIT अपन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब EBIT डिवाइडेड बाय तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग प्लस डेट। ओके, परफेक्ट। एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब कि भाई इक्विटी की वजह से कितना पैसा आ रहा है वो चेक करना है। पैसा आना मतलब EBIT, और इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है कि उसमें डेट का भी बात आ जाता है, क्योंकि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा है। लेकिन जब रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा सिर्फ इक्विटी की बात कर रहा है तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड, दैट इज नेट वर्थ, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग। परफेक्ट। फिर एक होता है रेशियो, उसको कहते हैं PE रेशियो। बहुत पुराना नाम है भाई, PE रेशियो। व्हाट इज PE रेशियो, प्रॉफिट इक्विटी रेशियो, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, समथिंग इट वाज। ठीक है, तो PE रेशियो क्या बताता है, वो बताता है टू अर्न हाउ मच टाइम्स यू हैव टू इन्वेस्ट टू अर्न दैट मच मनी। अगर तुमको X रुपया अर्न करना है तो तुमको कितना रुपया तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर तुमको 100 रुपया अर्न करना है तो तुमको कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा, वो तुमको बताता है PE रेशियो। ठीक है, अगर इफ़ यू हैव टू अर्न X देन यू हैव टू इन्वेस्ट 3X, तो PE रेशियो होगा X/3X, दैट इज 1/3। ओके, दैट इज इक्वल टू 33%। तो PE रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। मतलब तुम 1 रुपया अर्न करते हो जब तुम 3 रुपया इन्वेस्ट करते हो, तो PE रेशियो इज इक्वल टू कितना तुमको अर्निंग होगा ड्यू टू इतना इन्वेस्टमेंट, दैट इज PE रेशियो। तो PE रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ कि कितना अर्निंग होगा ड्यू टू इन्वेस्टिंग दिस मच रेशियो, ड्यू टू इन्वेस्टिंग सम अमाउंट। हम लोग अभी कैसे निकाले थे PE रेशियो, हमको X चाहिए बाय इन्वेस्टिंग 3X, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, हमको इन्वेस्ट करना है 3X, सॉरी हाँ अच्छा फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, PE रेशियो सिर्फ नाम का है कि रेशियो है, वो बात वही बोलना चाह रहा है कि भाई तुमको कितना अर्निंग होता है ड्यू टू इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट, वही PE रेशियो बताता है। लेकिन PE रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, MPS/EPS। क्या होता है, MPS/EPS। ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई PE रेशियो क्या है। क्यों भाई, कैसे, अभी कहाँ हमको पता चला कि हम कितना इन्वेस्ट किए हैं और हमको कितना मिल रहा है। भाई अगर तुम शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो किस पे इन्वेस्ट करोगे, MPS पे, मार्केट प्राइस पे, और तुमको मिलता क्या है, अर्निंग पर शेयर, EPS मिलता है। तो MPS इन्वेस्ट करने पे तुमको जब EPS मिल रहा है और जब दोनों को रिलेट करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि PE रेशियो क्या है। परफेक्ट। तो भाई तो अब E कैसे याद करेंगे कि MPS ऊपर होगा कि EPS ऊपर होगा, ईजी है, इंटरमीडिएट का याद जो था मेरा दिमाग में। PE रेशियो है, PE रेशियो में E जो है वो बाद में आ रहा है, तो E नीचे चला जाएगा, तो EPS नीचे आ गया और ऊपर MPS डाल देना। ठीक है, ओके। और जब EPS रेशियो आता है तो उसमें EPS/MPS कुछ करके आ जाता है, बस। ठीक है, परफेक्ट।
एक और चीज़ होता है पी रेशियो में याद करने के लिए कि पी रेशियो कैसे और आता है। पी रेशियो निकालने का तरीका होता है 1/ROE। ROE क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या था? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला था हमारा जो रिटर्न आ रहा है ऑन इक्विटी, दैट इज इतेश, EATESH डिवाइडेड बाई इक्विटी, दैट इज नेटवर्थ, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग। तो इतेश अपन जब अथी करते थे, इतेश डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग, तो आ जाता था हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग है उसका अमाउंट कहाँ से निकाले? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे है, लेकिन एक्चुअल में इसका मार्केट में तो कुछ और वैल्यू होगा। ये जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है वो तो हो सकता है नॉमिनल वैल्यू पे आ रहा होगा और रिटेन अर्निंग में रिजर्व एंड सरप्लस पे आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है मार्केट में कुछ और वैल्यू हो। तो हम लोग ये भी रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? इतेश अर्निंग वैल्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट प्राइस प्लस रिटर्न अर्निंग का मार्केट प्राइस, दैट इज इक्वल टू इतेश अपॉन इतेश अपॉन MPS, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर में रिटेन अर्निंग भी ऐड होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड भी होगा। तो हम लोग वैसे कर सकते हैं। परफेक्ट। तो ROE को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इतेश की जगह EPS डाल दो और नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग की जगह MPS डाल दो। तो EPS अपॉन MPS करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? ROE। पी का रेशियो का फॉर्मूला क्या था? पी रेशियो का फॉर्मूला ये था कि ई बाद में तो ई नीचे आ रहा था, तो MPS अपॉन EPS, और ROE क्या है? EPS अपॉन MPS। मतलब 1/ROE करोगे तो तुम्हारा पी रेशियो आ जाएगा। तो 1/ROE इज इक्वल टू पी रेशियो। ठीक है, याद रखना इसको। और हम अभी लगता है जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को रिटर्न ऑन इक्विटी बोल रहे थे तो एक मिस्टेक कर दिए थे। क्या? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में? दैट इज इतेश अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। उस टाइम हम शायद बोल दिए थे EBIT डिवाइडेड बाई दैट, लेकिन EBIT नहीं होगा, इतेश होगा। तो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा तुम्हारा EBIT, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी में तुम्हारा सिर्फ इतेश आएगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का भी बात हो रहा था तो हम लोग सीधा इंटरेस्ट ऐड कर रहे थे, इसलिए EBIT ले रहे थे। यहाँ पे सिर्फ इक्विटी की बात हो रहा है, तो इक्विटी वालों को क्या सिर्फ मिलता है? इतेश मिलता है, तो इतेश यूज़ करेंगे। परफेक्ट। अब एक टॉपिक आता है, उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे बुक्स में दिखा रहा है वो बुक्स का वैल्यू है, लेकिन मार्केट में एक्चुअल क्या वैल्यू है उसको कहते हैं हम लोग कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, कैसे निकालेंगे? अरे बहुत ईजी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, आ गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। वेरी इजी, वेरी इजी। एक इसका थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला दूसरा है, उसको कहते हैं PE रेशियो इंटू इतेश। PE रेशियो इंटू इतेश अगर करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कैसे हुआ भाई? उसका फॉर्मूला है, हम बताने के लिए बता देते हैं, कॉपी में लिखा हुआ है डिराइव कैसे हुआ है, बस याद रखना। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू पी रेशियो इंटू इतेश कर रहा है। पी रेशियो क्या होता है? ई बाद में आ रहा है, तो MPS अपॉन EPS। ठीक है, MPS इंटू EPS को अगर दोनों चीज़ को अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो MPS को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, EPS को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो MPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करोगे तो आ जाएगा क्या? इतेश। क्या आ गया? इतेश। सॉरी, इतेश बोल रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। क्या आएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जब तुम्हारा MPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किए तो तुम्हारा मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया, डिवाइडेड बाई EPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किए तो आ गया इतेश। अर्निंग अवेलेबल पर शेयर इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और MPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो पी रेशियो का अभी क्या बन गया? मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाई इतेश। ओके, तो भाई इतेश इंटू मार्केट कैपिटलाइजेशन कर दें तो इतेश इंटू पी रेशियो कर दें तो ऊपर जो न्यूमरेटर में मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो तो इक्वल आ जाएगा ना। तो बस, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी रेशियो इंटू इतेश। ओके, जितना हम बोल रहे थे वो एक बार सुन लो कि डिविडेंड का बात आए, हाँ डिविडेंड नहीं, अब एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं एक और, कि डिविडेंड का अगर बात आएगा तो उसको फेस वैल्यू पे लेना, दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए। डिविडेंड अगर आया क्वेश्चन में सीधा बोल रहा है डिविडेंड किस पे डिविडेंड, 10% डिविडेंड दिया, लेकिन किस पे डिविडेंड दिया? 10% में फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट प्राइस किस पे दी? तो डिविडेंड का बात आएगा तो सीधा फेस वैल्यू। ठीक, ओके। पे आउट का बात आएगा तो सीधा अर्निंग लेना है।
यील्ड का बात आएगा तो मार्केट प्राइस लेना है, ठीक है, इजी इजी। और बात, क्वेश्चन में अगर तुमको इंटरेस्ट दिया हुआ है जैसे कि 10% इंटरेस्ट है, लेकिन नहीं बोला कि पर एनम है कि पर मंथ, तो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि पर एनम होगा, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि पर एनम होगा। भले ही जब तक वो नहीं सीधा बोलता कि हाँ भाई पर मंथ है या पर क्वार्टर है, तब तक तुमको नहीं मानना है कि वो पर एनम नहीं है, सीधा तुमको मानना है कि पर एनम है। एक एग्जांपल सर बोले हैं कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि 6 महीना का इंटरेस्ट है 10%, तो तुम क्या बोलोगे, 10% 6 महीना का इंटरेस्ट है, दैट इज़ 20% पर एनम, या फिर सिर्फ 10% पर एनम, उसको 10% पर एनम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीधा नहीं बोला है कि 10% पर 6 मंथ, इट इज़ 10%, 6 महीने के लिए 10% है, साल भर का 10%। एग्जाम्पल क्या दिए सर, बैंक अकाउंट, बैंक में जाओगे, इंटरेस्ट बोलोगे तो इंटरेस्ट कितना दोगे एफडी का, तो बोलेगा कि भाई 10% देंगे, तो बोलेगा सिर्फ 6 महीने अगर हम रखेंगे तो कितना देगा, तो बोलेगा 10% देंगे। वो 10% जो बोल रहा हूँ पर एनम का ही बात कर रहा है, तुमको 6 महीना के लिए मिलेगा, दैट इज़ 5% का अमाउंट, ठीक है। तो जब तक सीधा नहीं बोलता है कि तुमको कि 10% पर एनम या पर क्वार्टर पर 6 मंथ, तब तक नहीं मानना है, ठीक है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेना, तुम पेपर देख लेना जो कॉपी है, हर चीज़ में हम ऐड कर चुके हैं, बोल दिए हैं। सो इट्स डन फ्रॉम माई साइड, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ AFM। बाय बाय।